हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो बेटा लास्ट आज इस चैप्टर के अंदर हम टोरॉइड पढ़ेंगे, जो उसकी एप्लीकेशन किसकी है? एम्पियर सर्किट लॉ की लास्ट एप्लीकेशन है टोरॉइड, वो टोरॉइड पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द टोरॉइड? पहले टोरॉइड के बारे में देखेंगे। टोरॉइड को हम एक तरह से एंडलेस सोलेनोइड भी कह सकते हैं। सोलेनोइड का ही दूसरा रूप है एंडलेस, इसका एंड ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि रिंग शेप होता है, रिंग शेप क्लोजली सोलेनोइड होता है बेटा। इट इज ring shaped closely solenoid. It is also called endless solenoid. Endless solenoid. तो सोलेनोइड में क्या था कि हमारे पास टर्न्स एक सिलेंडर के ऊपर बाउंड करते हैं हम। इसमें हम वायर को ही बाउंड कर रखे, हमने वायर को ही बाउंड, ये वायर है, ये वायर बाउंड कर रखे हमने ऐसे ही इसके ऊपर, ठीक है। तो अगर ये वायर बाउंड कर रखे हैं तो क्या इसके ऊपर बाउंड कर रखे हैं? एक रिंग के ऊपर। ये रिंग शेप है, वो कैसे देगी? सिलेंड्रिकल शेप। वो सिलेंड्रिकल शेप का एंड होगा ये फर्स्ट एंड, ये लास्ट एंड। लेकिन इस टोरॉइड में ये सर्कुलर शेप है। जिस तरह हमारे पास ये सर्कुलर शेप है, ये सर्कुलर शेप है। इस सर्कुलर से अंदर से क्या होगी? होलो, अंदर से खाली होगी, अंदर से खाली होगी। तो उसमें से हम वायर को क्या करेंगे? बाउंड करते हैं, उसके ऊपर से लपेटते हैं बेटा। तो यहां से हम वायर को लेंगे, ऊपर से लाए, फिर ऐसे घुमाए, इस तरह से वायर को लगाते उस पर क्या करें? बाउंड करके लपेट रखे, ऐसे निकाल के, ठीक है। और ये नीचे से आगे बाहर। तो इस तरह से वायर गए, इसके अंदर से गए, फिर बाहर आया, फिर इस तरह लगातार इस पे क्या रखा हमने? लपेट रखे हैं वायर्स को। तो इन वायर में ये क्या है? ये करंट है, दिस इज करंट। तो आई करंट गया, आई करंट बाहर इसमें वापस आ गया, ठीक है। तो एक रिंग शेप क्लोजली सोलेनोइड होता है, जिसको हम एक एंडलेस सोलेनोइड भी कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड टोरॉइड। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना, अब टोरॉइड के बारे में पूछे तो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए बताओ टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो अब निकालेंगे। ये नोट कर लिया आपने। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड क्या होगी बेटा? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक। तो कैसे निकालोगे? देखो थोड़ा ध्यान से समझना। हमने वायर को इस रिंग पे इस तरह से लपेट रखा है, यानी कि वायर ऐसे गए, फिर ऐसे आया, तो है तो टर्न कैसे? सर्कुलर ही ना। तो सर्कुलर टर्न होंगे, तो अगर ये हमारे पास क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, तो फिंगर्स हमारे, ये फिंगर्स, कर्ल फिंगर्स किसको दिखाएंगे? करंट को। तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा? मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमारा जो करंट यहां से है वो करंट इस तरह से है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पड़ेगी वो यहां बढ़ेगी, एक टर्न के कारण इधर बढ़ी, फिर ये टर्न क्या हो गया? गोल ऐसे हो गया, तो ऊपर जाएगी, इस तरह से ऐसे ऊपर जाएगी। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होती जाएंगी? कंप्लीट सर्कुलर, यानी कर्ल हो गया हाथ, तो अंगूठा इस साइड। अगर हमारे पास एक ही लूप होता है ऐसे, तो हम क्या करते थे बेटा? ऐसे करके पता देते, तो करंट ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर होती, इधर हो जाती, फिर उसमें लूप, फिर ऐसे हो गया, इसके कारण फिर कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, फिर एक हो गया, इसके कारण कहां जाएगा? ऊपर। तो ऐसे ऐसे करके ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बन जाएगी? सर्कुलर। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली एंड ओनली इनसाइड द टोरॉइड होगी। इनसाइड द टोरॉइड मींस इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। ये जो रिंग है वो रिंग उसकी कोर है, उस कोर पे वो वायर को बाउंड कर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओनली एंड ओनली इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड होगी, ठीक है। ये याद रखना, बात याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली कन्फाइंड मींस सीमित रहना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओनली कन्फाइंड इन द कोर ऑफ टोरॉइड। मैं इसमें लिख भी देता हूं बात ये। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ओनली confined in the core of toroid.
कोर ऑफ टोरॉइड। कन्फाइंड मींस सीमित, दायरा, उसका दायरा ओनली कहां तक रहेगा, टोरॉइड के अंदर अंदर, वो भी कोर में, ना यहां होगा ना यहां होगा। तो अगर डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट फील्ड क्या आएगी इस ओपन स्पेस में, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये टोरॉइड भी आइडियल टोरॉइड है। जैसे हमने आइडियल सोलिनॉइड को लेके चले थे, ऐसे ही क्या आइडियल टोरॉइड। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ड्रॉ करें, तो मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर दूं, कैसा बनेगा, ये लाइन है तो अंगूठा इस साइड जाएगा ना, तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें सर्कुलर बनेंगी। तो मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बना के दिखा दिया है। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको हम एम्पीरियल लूप भी कह सकते हैं। एम्पीरियल लूप भी कह सकते हैं। अब आपको कई बुक में यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको क्रॉस, यहाँ डॉट। क्रॉस और डॉट का मतलब क्या होता है बेटा, कि उसने करंट बता रखा है, जैसे देखो यहां से करंट क्या अंदर जा रहा है, और यहां से कहां जा रहा है, बाहर आ रहा है। तो ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे यहाँ पे, कि यहां हो गया क्रॉस, क्रॉस, तो ये क्रॉस किसको दिखा रहे बेटा, ये क्रॉस दिखा रहे हैं कि यहाँ वायर अंदर जा रहा है और यहाँ वायर बाहर आ रहा है। तो अगर यहाँ वायर बाहर आएगा तो डॉट, डॉट मीन्स होता है आउटवर्ड, ठीक है, इस तरह से। तो ये डॉट का मतलब ये वायर बाहर, क्रॉस का मतलब ये अंदर। इस तरह से हमारे पास ये एक डायग्राम बनेगा जब हम क्या निकालेंगे, इसका मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम लेते हैं रेडियस। क्या रेडियस होगी, ये इसका सेंटर मान लेते हैं ओ, ओ से लेकर हमें कहां निकालना, मजमान यहां निकालना है इस पॉइंट। तो रेडियस तो सब सेम होगी, और जहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है उसी पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे निकालूंगा पहले, अंदर भी निकालेंगे बाहर भी निकालेंगे। तो सबसे पहले यहां 3 पॉइंट पे हम करेंगे बारी बारी से। फर्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, आउटसाइड द टोरॉइड। तो सीधा सा कह दियो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। नंबर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, या इनसाइड द ओपन स्पेस ऑफ टोरॉइड, इनसाइड द ओपन स्पेस ऑफ टोरॉइड मींस यहां खाली। तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0, ठीक है। तीसरा, पहले आप दोनों नोट करेंगे अच्छे से, कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। नंबर थर्ड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड, ठीक है। तो इन द कोर ऑफ टोरॉइड, तो कहां निकालेंगे हम, यहां निकालेंगे। तो सेम वही एम्पियर्स की एप्लीकेशन है। अब एम्पियर की एप्लीकेशन आप क्या करते हो, सबसे पहले यहां पे क्या डालते हो, टेंजेंट। तो उसका जो टेंजेंट है वो उसका क्या कहलाएगा, स्मॉल एलिमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, डीएल। और यही इधर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, और टेंजेंट उसका क्या होता है, लाइन एलिमेंट। और दोनों में एंगल कितना होगा, 0, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप उसको, बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज बी डी एल कोस ऑफ 0, कोस 0 1। तो हमारे पास ये आ जाएगा बी
इंटीग्रल ऑफ डीएल। अब ये डीएल इतना लिया, तो डीएल 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 करता करता मैं सभी को कलेक्ट करूं तो डीएल डीएल कितना बन जाएगा, उसकी टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ उसकी क्या बन जाएगी, 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर, तो b डॉट dl इज इक्वल टू आया b इंटू 2 पाई आर, एंड अकॉर्डिंग टू एम्पियर। एक मिनट बेटा, तो बेटा अकॉर्डिंग टू एम्पियर क्या होता है बेटा, b डॉट dl इज इक्वल टू क्या, दिस इज म्यू नॉट इनटू आई नेट, ये डेफिनेशन थी उसकी। तो यहां से आई नेट कैसे निकालेंगे, देख लेना, सेम जैसे हमने सोलिनॉइड का निकाला था ना, वैसे ये भी है। तो आई नेट हमें निकालना है, कोई बात सेम, लेट एन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको क्या लिखेंगे, एन पर यूनिट लेंथ। अब यह लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई आर लेंथ में n टर्न्स हैं, तो टोटल टर्न्स कितने हुए, सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल टू 2 पाई आर। इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। एक ही टर्न में हम करंट मान लेते हैं इसका I करंट, तो n टर्न्स में कितना हो जाएगा, Ni। नोट कर ले बेटा, देखो आगे नेक्स्ट वो क्या होगा, चलो देखो, तो देखो इसमें आगे नेक्स्ट टोटल जो करंट होगा, टोटल करंट मींस आई नेट, दिस इज इक्वल टू n इंटू आई। एक टर्न में I करंट है तो टोटल करंट हो जाएगा Ni, तो आई नेट इज इक्वल टू n हमारे पास कितना है, n इंटू 2 पाई आर, और इंटू कितना आ गया, I। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इस I नेट की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 सेकंड में पुट इन सेकंड, तो b डॉट dl कितना आया, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट। अच्छा एक काम और क्या करो, इसको म्यू नॉट मत लिखा करो, क्योंकि इस जो ये हमारे पास टोरॉइड है ना, टोरॉइड, इस टोरॉइड को एक रिंग के ऊपर हमने बाउंड कर रखा है, रिंग, और रिंग क्या है, मटेरियल है, हो सकता है स्टील की हो सकता है आयरन की हो, ठीक है। तो अगर वहां पे मटेरियल है तो वहां वैक्यूम तो नहीं होगा, तो म्यू नॉट तो किसके लिए होता है, ओनली वैक्यूम के लिए होता है, तो म्यू नॉट मत लिखा करो उसका, अब हमेशा उसको क्या लिखा करो, म्यू लिखा करो, ठीक है। अगर वैक्यूम कहा उसने कि भाई ऐसे ऐसे बस ओनली वायर लपेट रखे थे बस वो, तो उस टाइम म्यू नॉट है। लेकिन अगर टोरॉइड है तो हमेशा आप उसको क्या लिखोगे, म्यू आई नेट लिखना, याद रखना बात ये म्यू, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू, म्यू नॉट मत करना, तो म्यू और इनटू आई नेट क्या हो गया, ये आई नेट आ गया, n इंटू 2 पाई आर इंटू आई, और ये इक्वेशन नंबर 5। फिर हम क्या करते थे, जो हम सोल्व करते थे b डॉट dl और अकॉर्डिंग टू एम्पियर, उन दोनों कर देंगे कंपेयर। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, फर्स्ट एंड फिफ्थ कर ले, तो क्या बनेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड फिफ्थ, तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू इंटू n इंटू 2 पाई r इंटू i। 2 पाई r से 2 पाई r कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे जो b आया वो कितना आया, दिस इज म्यू n i, म्यू n i, ठीक है। फिर उसमें आप स्पेशल केस लिया, उसमें n के जगह पुट कर सकते हो, तो ये भी कर सकते हो, और b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, म्यू n i, और n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये आ गया n बाई 2 पाई r। इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। तो ये आ गया टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड। आ गया समझ में, बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसमें करेंगे हम दूसरे के स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस देखो इसके क्या हो सकते हैं, कर लिया नोट, चलो देखो।
स्पेशल केसेस देखें इसके। नंबर 1, if wire is wounded on a ring shaped material of permeability, जिसकी permeability is mu r, जिसकी permeability mu r, तो फिर क्या बनेगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अगर आप इसकी कंप्लीट स्टेटमेंट लिखो या डेफिनेशन देखो तो ये होती है बेटा वी नो बिकॉज म्यू बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू होता है म्यू आर। एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन क्या होता था, एप्सिलॉन आर, यानी कि ऐसे म्यू बाई म्यू नॉट क्या बनेगा, म्यू आर। तो यहां से म्यू कितना आ जाएगा, म्यू आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो जो आपने म्यू लिखा था वो अब क्या बन जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 6 तो बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। तो या तो 6 से कर सकते हो या 7 से कर सकते हो, आपकी मर्जी कर सकते हो। तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट म्यू आर एन आई। अब आप देखोगे टोरॉइड का भी ये फॉर्मूला है, सोलेनोइड का भी ये फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है, दोनों का सेम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है बेटा, तो बस ओनली फर्क है किसका, उसके शेप का। ये एंडलेस है मीन सर्कुलर शेप में है, वो हेलिकल शेप में होता है। कंप्लीट, ठीक है। केस नंबर 2। अब मैंने तो यहाँ पे ओनली आर रेडियस लिखी, लेकिन ऐसा थोड़ा है, इसमें से 2 रेडियस है, एक तो होगी इनर रेडियस, एक होगी आउटर रेडियस। अगर इसकी एक इनर रेडियस दी हो टोरॉइड की, दिस इज R1, ठीक है, और एक आउटर रेडियस दी हो ये बाहर की R2, तो फिर हम R1 R2 दिया हो तो R क्या लेंगे, जैसे फॉर्मूला हमारी क्वेश्चन नंबर 7 था ना कि म्यू नॉट या म्यू एन आई डिवाइड बाय 2 पाई आर। तो R के जगह हम क्या लिखेंगे, इस R के जगह हम क्या लिखेंगे, तो इस R के जगह हम लेंगे मीन रेडियस। क्या लेंगे, मीन रेडियस। तो इफ R1 एंड R2 आर क्या है, इनर एंड आउटर रेडियस ऑफ टोरॉइड, इनर और आउटर रेडियस है, ठीक है। देन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, ये आएगा। और फिर इस वैल्यू को उठा के आप इक्वेशन में रखोगे फ्रॉम कौन सी थी वो 7, तो फिर वो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, कर लिया नोट। तो अब वो बन जाएगा हमारा बी था म्यू एन आई डिवाइड बाई 2 पाई आर। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, ये बन जाएगा। 2 से 2 काट दो, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हमारे पास बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू एन आई डिवाइड बाई पाई इंटू R1 प्लस R2, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड अगर उसकी इनर और आउटर रेडियस दे रखी हो। ठीक है, एक बात और समझा देता हूं, न्यूमेरिकल आपको इनके न्यूमेरिकल भी ऐसे ही करके देखना एक बार, मैं इसी में समझा देता हूं आपको। क्या चीज, अगर मान लो इसमें सभी टर्म्स सेम ही डायरेक्शन में लपेट रखे हो ऐसे सभी, तो इन सभी का नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, वेक्टर एडिशन हो गया। लेकिन अगर मान लो इसमें कुछ वायर ऐसे लपेटे फिर कुछ वायर उल्टा लपेट दें, तो फिर क्या होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछ ले, चाहे वो टोरॉइड का पूछ ले चाहे वो सोलेनोइड का पूछ ले, तो क्या होगा फिर
तो ये टोरॉइड तो कंप्लीट हो गया, आप उसको नोट करो पहले अच्छे से एक बार। हो गया? तो अब इसके बाद में मैं क्या बता रहा था आपको कि जैसे मान लो, समझा रहा हूं आपको, मैं कर लेना उसको, कि जैसे टोरॉइड हो चाहे सोलेनोइड हो, कि हमारे पास जैसे सोलेनोइड मान लो कि इसमें वायर ऐसे लपेटे और फिर उसमें ऐसे कर दिए, ठीक है? पहले ऐसे लपेटे हमने और फिर उसके बाद उल्टे घुमा दिए। तो अब उसमें एक में इसमें करंट था मान लो I1 और एक में करंट कितना था I2। तो अब मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कैसे निकालोगे? तो I1 के कारण निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड और I2 के कारण निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होंगे? अपोजिट, क्योंकि अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ, अगर करंट ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हुआ। इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो पहले I1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना, उसके बाद I2 के कारण निकालना, और दोनों को क्या कर देना? सब्ट्रैक्ट। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन है, मैं आपको एज ए असाइनमेंट आपको मैं भेज दूंगा, वो कर लेना उस टाइम पे, लेकिन एट टाइम आप ये टोरॉइड को अच्छे से करना। ओके, तो आप करें जल्दी से इसको नोट एक बार। ठीक है बेटा, तो ये आपकी एम्पियर्स की सभी एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, 4 की 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट चार्ज पार्टिकल के मोशन का कुछ जो चैप्टर है उसमें, जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास है टॉपिक वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल। मूविंग चार्ज पार्टिकल, जिस तरह से आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कि उस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स होता था, F इक्वल टू क्यू इंटू ई, याद होगा ना? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो किसी भी चार्ज पार्टिकल में फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई। उसके सारे केसेस किए थे भाई, अगर उसी डायरेक्शन में फील्ड हो, उसी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा हो तो क्या होगा, वो आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा चुका हूं। अब आप बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रख दो और चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में हो तो उस पे फोर्स क्या होगा, किधर मूव करेगा, कैसे निकालेंगे उसकी डायरेक्शन, वो सब देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो क्या है बेटा कि हमारे पास अगर एक प्लेन मान लेते हैं, ये एक XY प्लेन है, ठीक है बेटा। कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है, जिसका मास M है, अब मैं उसको ना X में ना Y में, मैं उसको इस तरह से तो ऐसे मूव कर रहे हैं, किस स्पीड से? V स्पीड से। और मान लेते हैं X एक्सिस में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है इस साइड में, ठीक है। तो ना तो मैंने इस पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करा, ना उससे परपेंडिकुलर किया। उस चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है वो एक एंगल थीटा बना रहा है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो ये v वेलोसिटी से चल रहा है बेटा, उसके बाद कितना एंगल? थीटा एंगल v के साथ। तो इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है ना, वो फोर्स वो कितना होगा और वो किधर होगा, हम वो निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इस v वेलोसिटी जो कि x और y दोनों में है, तो उसका x में कितना कंपोनेंट है, y में कितना कंपोनेंट है, वो फाइंड करोगे। तो इसका प्रोजेक्शन डाल दें, तो ये कितना होगा? ये हो गया बेस, ये था हाइपोटेन्यूज। बेस हमेशा क्या होता है? दिस इज इक्वल टू v, इसको से v1 मान ले, v1 इज इक्वल टू आ जाएगा v cos थीटा, और y ये इसका हो जाएगा परपेंडिकुलर, इसको हम v2 मान लेंगे, ठीक है। v2 क्या आ जाएगा? v sin थीटा। तो v के दो कंपोनेंट हो गए, एक हो गया अलोंग x एक्सिस, एक हो गया अलोंग y एक्सिस। तो x के अलोंग v का क्या बनेगा? v cos थीटा। बेस हमेशा क्या होता है? cos, और परपेंडिकुलर क्या बनेगा? sin। तो फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करेगा? फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल F directly proportional to directly proportional to the magnitude of charge।
कि चार्ज का जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू होगी, 2 कूलम, 20 कूलम, 100 कूलम, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उसका फोर्स उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है। नंबर 2, फोर्स ये डिपेंड किस पे करेगा? मैग्नेटिक फील्ड पे भी। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है उतना ज्यादा फोर्स लगेगा उस पार्टिकल पे। ठीक। नंबर 3, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पता होगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट होता है, जैसे पता होगा आपको। जिस तरह से बर्ड्स लॉ में भी था आइडियल साइन थीटा, तो यहाँ भी वेक्टर कंपोनेंट यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसका? वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है वेलोसिटी का? इस बी का, ये तो पैरेलल कंपोनेंट है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है? ये है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा, perpendicular component to the magnetic field. This is perpendicular component of velocity to magnetic field. ठीक है। पैरेलल कंपोनेंट के कारण फोर्स नहीं होता कभी भी। इस वेलोसिटी अगर इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, तो कभी फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो क्यू, वी और ये, इन तीनों को कंबाइन करें, क्या होगा? फ्रॉम कंबाइन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एफ जो आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। प्रोडक्ट में कोई वैल्यू इसे आप देख सकते हो। इसको हटाओगे तो के लगाएंगे, तो के क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। इन एसआई सिस्टम हम निकालते हैं यहाँ पे। एसआई सिस्टम में के की वैल्यू 1 होती है। के 1 होगा तो जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये आ गया फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या आ गया? फोर्स का मैग्नीट्यूड। और अगर मैं फोर्स को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखोगे बेटा? बताओ, नोट करो बेटा इसको जल्दी से जरा। हो गया? चलो उसके बाद देखो, इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, उन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दो भाई। ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी, तो ये आ जाएगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी। गलती से भी बी क्रॉस बी मत कर देना, क्योंकि वेक्टर आपने पढ़ा हुआ है v क्रॉस बी क्रॉस v के नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। तो q इंटू वी क्रॉस बी, तो वही टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ गया? टॉर्क में क्या होता था? p sin थीटा। तो अब इसमें आप बताओ इक्वेशन नंबर कौन सी? नंबर 6। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी बेटा? इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से इसकी डायरेक्शन आएगी ना। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, आई क्रॉस जे क्रॉस के, तो कभी भी आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आता है? जे क्रॉस के करोगे तो आई आएगा। तो हमेशा इसका जो प्लेन होगा, वी और बी का जो प्लेन होगा, वी और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन से हमेशा फोर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर। बहुत बार कॉन्सेप्ट आ लिया, ये बर्ड में भी आया था, ये फोर्स में भी आया था, टॉपिक टॉर्क में भी आया था। ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा क्या होगी? इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग V एंड B। V और B जिस प्लेन में होंगे उससे परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड किधर है बेटा? ये
तो इस जो प्लेन है बी और बी का, उस प्लेन में राइट हैंड रूल से यूज कर सकते हो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से यूज कर सकते हैं। तो अगर उसी से हम जिससे करंट निकालना, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते, उसी कॉन्सेप्ट से अगर इसका फोर्स की डायरेक्शन में निकालना चाहो निकाल सकते हैं, एक अकेले राइट हैंड रूल से। तो कैसे करना है, V से B की तरफ रोटेट करवा दो। तो V से B की तरफ, तो V ये हो गया, B हो गया, तो V से B रोटेट कर रहे हो, तो V और B ये उंगलियां घूम रही है ना, फिंगर्स, कर्लिंग फिंगर्स, तो ये कर्लिंग फिंगर एक प्लेन को बना देती है, एक गोल सर्कुलर एक प्लेन बना गया हमारे पास V से लेकर B। तो जो अंगूठा है, अंगूठा जो होगा हमेशा इस कर्लिंग फिंगर से क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो कर्लिंग फिंगर किनको दिखाएंगे, कर्लिंग फिंगर इन द प्लेन ऑफ V एंड B, कर्लिंग फिंगर होंगी B और B के प्लेन में, और जो थंब होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये आप थ्योरेटिकल लिख लेना, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप लिख लो एक बार, ठीक है। साइड में कर्लिंग फिंगर्स आर इन द प्लेन ऑफ V एंड B एंड द थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो V से B आप रोटेट कर रहे हो वैसे, तो अंगूठा कहां जा रहा है, अंदर, अंदर का मतलब क्या हुआ, इनवर्ड। तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, इनवर्ड फोर्स होगा। तो हम कह देंगे डायरेक्टेड इनवर्ड, डायरेक्टेड इनवर्ड, गिवन बाय किससे, गिवन बाय राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये आपने नोट कर लिया होगा, राइट हैंड रूल एंड लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अब आपको सर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या है, तो वो भी आपको समझा दूंगा मैं। देखो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल आप कब अप्लाई कर सकते हो, ये देखो, ये इसमें से तीन हमारी ये स्ट्रेट हो गया। हम क्या करेंगे इसमें, इन दो फिंगर्स को, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड द थंब, फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड द थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो। क्लियर बात, ठीक है। अब इस डायग्राम में क्या V और B परपेंडिकुलर हैं, नहीं है, तो मैं इस जगह पे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को अप्लाई नहीं कर सकता। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल ओनली जो अप्लाई होगा वो अप्लाई कब होगा, जब V B के परपेंडिकुलर होगा, V B के परपेंडिकुलर होगा। तो यहां हम जो ओनली डायग्राम से हम डायरेक्शन बताएंगे, ओनली किससे बताएंगे, राइट हैंड रूल से। नहीं तो अगर परपेंडिकुलर होता तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल सभी में बता देता। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को आपको एक डायरेक्शन करके बताऊंगा, समझाऊंगा। तो आप ये नोट करें पहले बार से, ओके। चलो तो एक बार का काम करने हैं, इसके स्पेशल केस कर लें, फिर उसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के बारे में। तो पहले आप इसके स्पेशल केस कर लेते हैं एक बार, आप इसको नोट कर लेते, ओके। चलो देखो, स्पेशल केसेस। नंबर 1, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा 0 का मतलब दैट इज V पैरेलल टू B, V B के पैरेलल हो, इधर ही चार्ज पार्टिकल का मोशन हो Q का, ठीक है, और इधर ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो, इधर ही यू, इधर ही मोशन उसका। तो V और B अगर आपस में पैरेलल हो गए तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 क्या थी, QVB sin थीटा, तो F इज इक्वल टू QVB sin 0, थीटा इक्वल टू 0 और 180 अपोजिट हो जाए, और अपोजिट हो भी सच है, तो sin 0 या 180 दोनों ही केस में फोर्स कितना होगा, 0। क्या होगा, 0। उस पार्टिकल पे फोर्स 0 लगेगा। 0 फोर्स होने का मतलब क्या हुआ, F अगर 0 है तो m इक्वल टू 0, एटीट्यूड में होता है, मास तो 0 नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है,
तो वेलोसिटी कांस्टेंट एंड मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ जो होता है बेटा, उससे आप उसको समझा सकते हो। सेकंड लॉ मैथमेटिकल बताता था, इनर्शिया जो आती थी सेम बात, उसमें क्या रहता था, अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगे, किसी पार्टिकल का अगर फोर्स नहीं होता है तो अपनी वो पोजीशन, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। तो वो पार्टिकल अगर स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही चलता रहेगा, और किस स्पीड से, एक कांस्टेंट स्पीड से, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से। अब डायरेक्शन स्ट्रेट ही है तो स्पीड और वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। भाई वेलोसिटी का डायरेक्शन डिपेंड करती है ना, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही, तो इस केस में ना तो उसकी वो स्पीड बढ़ेगी, ना घटेगी, ना वेलोसिटी चेंज होगी, मींस उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट था हमने पढ़ा था, कई टाइम तक आगे से यूज होता गया था। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है ये बहुत काम आएगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा हमारे। तो अच्छे से समझ रहे हैं इसको कि अगर पार्टिकल वेलोसिटी, अगर उसका मोशन, चार्ज पार्टिकल का मोशन या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है या उससे अपोजिट है, उन दोनों केसेस में वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगी ये मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स कितना होगा, जीरो। वो पार्टिकल अगर वो इधर जा रहा है तो ऐसे चलता जाएगा, अपोजिट जा रहा है तो अपोजिट चलता जाएगा, एक कांस्टेंट स्पीड से वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, वो स्पीड चेंज नहीं करेगा। ये फर्स्ट केस। ठीक है, चलो केस नंबर सेकेंड। अब फोर्स मैक्सिमम कब होगा, यानी कि अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो तो हटा दो उसको। ठीक है, दूसरे केस नंबर सेकेंड। If theta equal to 90, that is V is perpendicular to B, means इधर चार्ज पार्टिकल का मोशन हो ऐसे V वेलोसिटी से, और इधर मैग्नेटिक फील्ड हो ऐसे। ठीक है, ऐसे हो। अब हमें ये बताना है इसमें फोर्स कितना होगा और किधर होगा, बताओ। तो जो F आ जाएगा वो आ जाएगा QVB sin 90, और sin 90 1 होता है, और दिस इज मैक्सिमम। तो F इज इक्वल टू आ गया QVB एंड दिस इज इक्वल टू F मैक्सिमम। F मैक्सिमम। अब बताओ फोर्स लगा कि नहीं लगा, लगा ना, मैक्सिमम फोर्स लगा। अब इस मैक्सिमम फोर्स से उस पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, वो कैसे रोटेट ना सॉरी कैसे वो मूव करेगा, हम उसके बात करते हैं। तो पहले तो उसकी डायरेक्शन देखो कैसे आएगी, आप इसको नोट करो पहले बार। हो गया भाई फोर्स। हम इसके डायरेक्शन बताता हूं आपको कैसे क्या होगी, कैसे मूव करेगा अगर परपेंडिकुलर ही है तो। ठीक है, क्यों हम इसको मिटाना पहले बार। तो देखो कि भाई इधर उसकी वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। ये हो। अब हमें इस चार्ज पार्टिकल पे क्या बताना है, फोर्स बताना है किधर होगा। तो या तो आप इसको क्या कर सकते हो, राइट हैंड रूल से कर सकते हो। राइट हैंड रूल सभी का, राइट हैंड रूल तो सभी का सोल्व कर देगा, सभी को सोल्व कर देगा। तो क्या आप किधर से किधर रोटेट करोगे, V से B, तो V से B रोटेट कर दो। तो V क्या है, B यहाँ है, तो V से B ऐसे। अब ऐसे मत कर देना कि भाई ये B है, B से B ऐसे करने लगे और कभी बोलते ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं, हाथ दुखिए कैसे करेंगे, तो ऐसे रूल कभी नहीं होता है। फिंगर ऐसे थोड़ा सा मुड़ती है, फिंगर ऐसे मुड़ती है हमेशा, इधर पाम की तरफ हमेशा फिंगर मुड़नी चाहिए। तो हमें हमारा V से B, तो V से B ऐसे मुड़ेगा, तो ये फोर्स कहां लगेगा, अंदर। अंदर का क्या होगा, इनवर्ट। ठीक, अब हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि V परपेंडिकुलर है B से, तो वही लगा था उसने। फादर मदर चाइल्ड, याद रखना, फादर मदर चाइल्ड। तो फादर यहाँ पे क्या है, फोर्स, मदर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड यहाँ पे करंट या चार्ज का मोशन। सी में चार्ज का मोशन हो, चार्ज के मोशन के कारण करंट आता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल फिंगर है ये चार्ज के मोशन को भी रिप्रेजेंट करेगी, ये करंट को भी रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर।
तो फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड करंट या चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब बताओ इसको सेट करो, मैं एक एक कर सेट करना। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर, तो इधर मूव कर दी, ये और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थी। ओके, अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ना चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या है? ऊपर, तो चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या है? ऊपर, तो ऊपर कर दिया। तो थंब कहां गया? अंदर, अंदर फील्ड फोर्स पर। क्लियर? अगर हमारे पास ऐसे होता, क्या चीज उल्टा कर दो, हमारे पास ये तो होती मैग्नेटिक फील्ड और ये होता उसका मोशन चार्ज पार्टिकल का इधर। अब बताओ क्या आएगा इसमें? क्या करोगे? अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड कर दे ऊपर। ओके, अब ये जो हमारे पास फिंगर है, ये वाली फिंगर ऐसे आता ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? ऊपर। ओके, ये किधर होनी चाहिए? चार्ज पार्टिकल के मोशन, मोशन क्या है? उस साइड में, तो ऐसे घुमा दो। हो गया? तो ये हो गया उसका मोशन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये थंब कहां गया? बाहर, बाहर का मतलब आउटवर्ड। एक बात और, ये करते टाइम, ये चैप्टर करते टाइम शुरुआत से बता रहा हूं आपको, शुरुआत से जो आप एमपीए से पढ़े थे, बायोट से पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल निकाल रहे हैं, तो घर पे ना, घर पे ये राइट हैंड का यूज करते टाइम शर्माओ मत, यानी किसी का सामने करते हो तो क्या कर रहे, हाथ क्यों घुमा रहे, कैसे घुमा रहे हो, बार बार करके देखो, बार बार करके देखो। तो स्टार्टिंग में कोई डांस करता है या सॉन्ग गाता है, स्टेज पे चढ़ता है, बहुत शर्म आती है, लेकिन उसमें आदि, उसके बाद में आदि हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज से। अब बार बार अब ये ना कई ऐसे करेंगे, ऐसे 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 घुमाएंगे इसको टेढ़ा मेढ़ा हाथ करके, है ना? तो ऐसा मत करना, बार बार जब कोशिश करोगे कैसे हो रहा है, तो देखो ऐसे करोगे तो अंगुलियों में दर्द होगा, ऐसे करोगे स्ट्रेचिंग, ठीक है हमारे पास अंगुलियों का, तो जिसमें रिलैक्स होता है वो रूल होता है, तो ऐसे स्ट्रेचिंग करें। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऊपर हो गया, मोशन इधर हो गया, तो अंगूठा कहां गया? बाहर आ गया, तो बाहर का मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड हो गया। तो यहां जो फोर्स होगा तो आउटवर्ड हो जाएगा, डॉट एंड सर्कल, ये फोर्स आ जाएगा। तो यहां फोर्स इनवर्ड है, यहां फोर्स आउटवर्ड है, यानी बाहर की साइड आएगा। ठीक है, तो हमारे पास थीटा इक्वल टू 90, बी परपेंडिकुलर टू बी, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आएगा। और एक बात यहां लिख देता हूं मैं, ये करवाऊंगा बाद में कि भाई सर्कुलर पाथ आएगा इसका, क्यों आएगा, ये अगला जो टॉपिक है उसमें बताऊंगा आपको। तो क्या होगा बेटा कि थीटा इक्वल टू 90, बी परपेंडिकुलर टू बी हमने लिख लिया था यहाँ पे। अब लिख देंगे कि उसमें भी क्या हुआ था, स्ट्रेट लाइन मूव किया था, इसमें क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्वायर चार्ज पार्टिकल, अगर बस ओनली थीटा 90 हो, बीच का नहीं, कंप्लीट 90 परपेंडिकुलर, चार्ज पार्टिकल एक्वायर क्या, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर अगर पाथ होता है, और सर्कुलर पाथ अगर होता है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे घूमेगा ना, तो हर पॉइंट पे उसकी, यहां देखोगे डायरेक्शन इधर है, इधर देखोगे इधर है, इधर देखोगे इधर है, ठीक है, हर पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। अब डायरेक्शन चेंज होगी तो कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन जीरो होता नहीं है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन वो v स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, ओनली चेंज क्या हो रहा है, उसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज होने के कारण वो कैसा हुआ है, एक्सेलरेटेड मोशन है। बार बार बोल रहा हूं मैं, स्पीड नहीं बढ़ रही, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यहां वो कौन सा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारे पास है बेटा, वो कभी स्पीड को चेंज नहीं करता, स्पीड को नहीं बढ़ाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पीड चेंज होती है, मैग्नेटिक फील्ड में कभी स्पीड चेंज नहीं होती है। तो क्या लिख देंगे, चार्ज पार्टिकल एक्वायर सर्कुलर पाथ एंड मूव with constant speed and it is accelerated motion तो अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो एक्सेलरेटेड है, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो एक्सेलरेटेड नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगला लेक्चर में जब आओ तो इस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल का जो मैंने फोर्स आपको बताया है यहाँ पे, इस फोर्स को जरूर पढ़ के आना, क्योंकि अगला जो टॉपिक है, या ये कह सकते हैं कंप्लीट जो चैप्टर है, कंप्लीट जो चैप्टर है वो अकेले इस टॉपिक पे डिपेंड है।
कंप्लीट इसी टॉपिक पे जब चार्ज का कोई भी चार्ज पार्टिकल का जब नाम आएगा तो यही टॉपिक हमारे काम आएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बेटा इसी के चार्ज के ही आगे कॉन्सेप्ट, इसका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड द साइक्लोट्रॉन, द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, और इसके अलावा और भी बहुत हैं चार्ज पार्टिकल के, तो बेटा उन सभी क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।